हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में एसएससी में देखेंगे इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी में एक टॉपिक मैं कराऊंगी और इसके साथ हम क्वेश्चंस भी करेंगे स्टूडेंट। तो आज का जो टॉपिक है जो कि आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। और लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी इंडियन इकॉनमी से थे वो भी मैंने कराया है, वो भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब कि क्या फीचर्स क्या हैं इंडियन इकॉनमी के, इस पर हम बात करेंगे। ओके, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे पीडीएफ हो गए या फिर कोई भी क्लास इन्फॉर्मेशन है वहीं पर आपको इन्फॉर्म किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, राइट। और बात करें स्टूडेंट, तो आप अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, 2024 को टारगेट कर रहे हैं, तो लेक्चर बाय कर सकते हैं, जहां पर आपको पूरी लेक्चर प्लस आपको नोट्स प्लस आपको टेस्ट सीरीज सारा मिलेगा, जो कि ₹4999 में मिल रहा है। तो ये अभी ऑफ़र चल रहे हैं, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर टारगेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और A to Z क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, आप यहाँ पर हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पूरे अच्छे से मैं आपको इंडियन इकॉनमी बारे अगर बात करो तो बहुत सारे एसएससी जो तैयारी कर रहे हैं वो बोलते हैं मैम इंडियन इकॉनमी से इतना क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें स्टूडेंट तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो इकॉनमी भी इम्पॉर्टेंट है जैसे कि अदर सब्जेक्ट्स हैं, बट समझ नहीं आता, अब दूसरी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो आप यहाँ पर अभीपीडिया को, एसएससी अभीपीडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोर्स भी बाय कर सकते हैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में और बहुत बहुत सरल लैंग्वेज में मैं आपको इकॉनमी समझाने की कोशिश करूँगी। आपको एडवांस इकॉनमी नहीं पढ़नी है, डायरेक्ट पढ़ना है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर आप क्लासेस को देखते हैं तो आप अच्छे से इंडियन इकॉनमी को टारगेट, इकॉनमी सब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हैं फॉर टियर 1। ओके, ये बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझते हैं। तो एक आप वर्ड देखते होंगे इकोनॉमिक्स और एक देखते हैं इकॉनमी। अरे ये तो सेम ही है ना। आपको लगता होगा कि ये सेम ही है, ये दोनों वर्ड इकॉनमी और इकोनॉमिक्स एक ही है। नो स्टूडेंट, दोनों में फ़र्क है, हमें पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखें तो सब्जेक्ट मैटर होता है। सब्जेक्ट मतलब जो आप स्टडी करते हैं पूरा। इकॉनमी अपने आप में ब्रॉड सब्जेक्ट है। ओके, इसमें माइक्रो होता है, मैक्रो होता है, इकोनोमेट्रिक्स होती हैं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत इंक्लूडेड होते हैं। तो जब आप सब्जेक्ट वो पढ़ते हो और अगर हम पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, ये तो नहीं बस पढ़ लिया काम खत्म, अप्लाई तो करना होगा। वही सब्जेक्ट को किसी इकॉनमी, कोई रीजन, कोई स्टेट में अप्लाई करते हैं तो उसी को इकॉनमी बोलते हैं। तो एक और बहुत एग्जाम्पल समझती हूँ, जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत जो पढ़ते हैं स्टडी, उनको सब पढ़ना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वहाँ इंडियन इकॉनमी लिखा होता है स्टूडेंट। तो सिर्फ आपको इंडियन इकॉनमी पढ़ना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पूरी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ इंडियन इकॉनमी पढ़ना है, उसके फीचर्स पढ़ना है। मतलब अगर इकॉनमी इतनी बड़ी है तो आपको इतना सा पढ़ना है, इसमें क्या टेंशन वाली बात है ना। तो यहाँ पर वर्ड भी समझ आ गया और जो फोबिया होता है इकोनॉमिक्स से वो भी समझ ख़त्म हो गया है। तो बहुत यहाँ पर बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सोशल साइंस का ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट, जो भी चॉइसेस हैं। कि अब इकोनॉमिक्स जो होता है स्टूडेंट, ये बताता है कि कैसे हमारी इकोनॉमी में स्केयर मतलब कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है। लेकिन वांट्स की बात करें मतलब सबको बहुत कुछ चाहिए, है ना, बहुत नहीं तो चाहिए ही चाहिए। अब रिसोर्सेज कम है, वांट्स बहुत है, तो इसको कैसे यूटिलाइज करें, ओके, यही आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है।
कि मिनिमम रिसोर्सेज को, अनलिमिटेड बॉन्ड्स को कैसे फुलफिल किया जाए, कैसे एलोकेट किया जाए कि सब लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो। यही क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है। ओके, तो ये एनालाइज किया जाता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। मीन्स प्रोडक्शन हुआ, जो कंज्यूम करेगा वो कंजम्पशन हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट तो करेगा या एक्सचेंज भी तो करेंगे, राइट। तो वो होता है, इन तीनों को ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, जहाँ पर कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पर, मार्केट स्ट्रक्चर पर और इकोनॉमी बिहेवियर पर। अब जैसा डिमांड होगा वैसे ही प्रोड्यूसर सप्लाई करेंगे ना। आप कुछ और खाना चाहते हो और आपको कुछ और दे रहे हैं, क्या उसकी बिकेगी सामान? नहीं। तो डिमांड एंड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कोई चीज़ बहुत महंगा होता है, कोई चीज़ क्यों सस्ता होता है, वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सिंपल अगर हम बात करें, जब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स होता है जब हम उसका एप्लीकेशन करते हैं सिस्टम, जब हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो हम स्पेसिफिक एरिया में, चाहे नेशन हो गया, रीजन हो गया, कम्युनिटी हो गया, उसमें अप्लाई करते हैं। ओके, तो वो इकोनॉमी हो गई, राइट, इकोनॉमी हो गई। ऑल एक्टिविटीज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पार्टिसिपेट, यही तो प्रॉब्लम गवर्नमेंट के पास, यही तो प्रॉब्लम होती है कि ये रिसोर्सेज हैं यहाँ पर सबके पास, हमारी कंट्री में एक एक लोगों के पास कैसे पहुँचे, यही तो प्रॉब्लम होती है। और इसी का सोल्यूशन कौन देते हैं? इकोनॉमिस्ट देते हैं। क्यों देते हैं इकोनॉमिस्ट, है ना, कोई और क्यों नहीं देता? क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी पढ़ी है ना, उन्हें पता है कि कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट, ये होता है। चले, तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होता है, साइंस है और एन आर्ट ऑफ डिसीजन लिया जाता है रिगार्डिंग द स्केयर रिसोर्सेज अंडर द स्कार्सिटी कंडीशन, मतलब कि रिसोर्सेज कम है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। अनलिमिटेड वांट्स है, अनलिमिटेड इकोनॉमी, अगर कोई डेफिनेशन बोलेंगे, पढ़ के आए हो है ना, इकोनॉमी पढ़ के आए तो डेफिनेशन बताओ, तो बोलना अनलिमिटेड वांट्स हैं। वांट्स मतलब इच्छा बहुत है, डिज़ायर बहुत है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ओके, ताकि मैक्सिमम सबकी सेटिस्फेक्शन, जो डिमांड कर रहा था उसका क्या हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए। यही क्या है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर है। यहाँ पर एक जोग्राफिकल रीजन और कंट्री में, ओके, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन करते हैं, चीज़ों को एलोकेट करते हैं, वो होता है इकोनॉमी। ओके, ये क्या है, थ्योरी और प्रिंसिपल है, सिर्फ पढ़ लिया, लेकिन अप्लाई भी तो करोगे। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पढ़ा उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, इकोनॉमी होगी। यहाँ पर हाउ ह्यूमन बींग्स टेक डिसीजन, यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है दैट इज़ इकोनॉमिस्ट, है ना। यहाँ पर हाउ रिसोर्सेज एलोकेट एट डिफरेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, है ना, सारे मेंबर में एलोकेट करना है रियल वर्ल्ड में, तो वही क्या होती है, इकोनॉमी होती है। समझ आ गया स्टूडेंट, सही है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है स्टूडेंट वो दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे मैक्रो इकोनॉमी में क्या आता है और माइक्रो में क्या आता है, और आया भी है क्वेश्चन, ठीक है, यह भी आता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए मैक्रो में क्या पढ़ते हैं, माइक्रो में, जो मैं लिखवाऊंगी उसको लिख लेना आपने, ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रो में पहले डिफरेंस बताओ। तो देखिए ये है मैक्रो इकोनॉमी, मीन्स इसमें ए आ रहा है ना, तो ए क्या होगा, एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब सिंपल लैंग्वेज में याद रखेंगे टोटल होता है ना, एग्रीगेट मतलब टोटल होता है। अब माइक्रो में क्या आ रहा है, आई आ रहा है ना, तो मतलब आई मीन्स क्या ऐसे याद करेंगे, इंडिविजुअल, ओके, इंडिविजुअल। तो जब हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं तो वो होता है माइक्रो, जब एग्रीगेट की बात करते हैं तो मैक्रो।
और आपको पता है स्टूडेंट, आपको माइक्रो इकोनॉमी नहीं पढ़नी होती है क्योंकि मैक्रो पढ़ना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, किसी एक इंडिविजुअल के लिए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम नहीं बनाओगे, आप पूरी सोसाइटी के लिए बनाओगे, पूरी कंट्री के लिए बनाओगे, तो आपको मैक्रो इकोनॉमी पढ़नी पड़ती है ज़्यादा। माइक्रो बहुत कम पढ़ना पड़ता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो हमने क्या समझा, माइक्रो मतलब जब हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, और मैक्रो मतलब हम जब एग्रीगेट की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। चलो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमी वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमी होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स। एजेंट कौन होंगे? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, ये सब एजेंट होते हैं। ठीक है, एजेंट इन द मार्केट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट की बात करेंगे, मतलब कि एक पर्टिकुलर, अगर मेरी क्लास में है, एक ही बच्चे पर ध्यान दे रही हूँ, एक बच्चे की देख रही हूँ स्टडी, तो क्या कर रही हूँ मैं? माइक्रो इकोनॉमी टीचिंग कर रही हूँ। सिंपल समझ आया? तो ये है, जब एनालाइज करते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ सिंपल गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड एंड सप्लाई होगा। डिमांड ऑफ वन गुड्स वन इंडिविजुअल, सप्लाई ऑफ वन इंडिविजुअल, तो वो माइक्रो हो जाएगा। ओके, पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ओके, ये पर्टिकुलर, अच्छा एक इंडिविजुअल भी याद रखिएगा, और एक वर्ड है पर्टिकुलर। ओके, पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी याद रखना है। ठीक है, तो जब हम पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या इंडिविजुअल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, उसको हम माइक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। आ गया समझ? कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स मैं आपको लिखा रही हूँ वो लिखना है, और यही आपसे पूछेगा। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एसएससी स्टूडेंट में, एसएससी में बहुत डायरेक्ट, बहुत इजी, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमी। तो ये क्या दिख रहा है? ए मतलब एग्रीगेट, एग्रीगेट याद नहीं रहेगा, टोटल याद रहेगा, तो टोटल याद करना है। जब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी एज अ होल, होल मतलब टोटल। ओके, टोटल की हम स्टडी करते हैं तो उसको हम एग्रीगेट मेजर बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आउटपुट, टोटल आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मतलब सारे जो इकोनॉमी में सभी लोग रह रहे हैं उन सभी का डिमांड। अगर एक इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे तो वो क्या हो जाए? माइक्रो। क्लास में, अभी मैंने क्लास की एग्जांपल ली, तो अगर मैं एक बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ले रही हूँ तो वो क्या होगा? माइक्रो टीचिंग कर रही हूँ। लेकिन अभी पूरी क्लास के पूरे स्टूडेंट पर फोकस कर रही हूँ तो मैं मैक्रो टीचिंग कर रही हूँ। इससे समझ? तो जब हम एक इंडिविजुअल की डिमांड एंड सप्लाई लेते हैं तो माइक्रो होता है। जब पूरे सारे कंजम्पशन, प्रोडक्शन, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? मैक्रो इकोनॉमी है। सिंपल है। अब बात आ जाती है, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि क्या माइक्रो में आएगा, क्या मैक्रो में आएगा। मतलब एक टॉपिक दे दिया जाएगा, मतलब मान लो कि लेट्स एग्जाम्पल लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो या मैक्रो। ये आपको ऑप्शंस देंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या है। तो यहाँ पर मैं लिस्ट आपको बताती हूँ, ये आपने नोट करना है। तो माइक्रो में हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट सिर्फ डिमांड, ओके, सप्लाई, यूटिलिटी, या इसको कंज्यूमर बिहेवियर बोल देते हैं। अगर कंज्यूमर बिहेवियर या यूटिलिटी आए तो भी सेम है। ओके, फिर आ जाता है प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करते हैं। ओके, प्रोड्यूसर बिहेवियर हो गया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इज मार्केट। यही क्वेश्चन, यही सवाल पूछा गया था, मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये ब्रांच ऑफ क्या है? माइक्रो या प्राइस लेवल। प्राइस भी अगर आ जाता है, बस इतना ही याद रखना है। माइक्रो इकोनॉमी बहुत सिंपल है। फिर मैक्रो में क्या पढ़ते हैं ये बताओ। तो मैक्रो में हम नेशनल इनकम मतलब जीडीपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपसे पूछ लिया था डी क्या स्टैंड करता है? डोमेस्टिक। पी क्या स्टैंड करता है? प्रोडक्ट, नॉट प्रोडक्शन। ऐसे सवाल, सिंपल सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया। ओके, नेशनल इनकम हो गया। पॉवर्टी
क्योंकि पॉवर्टी किसी एक की थोड़ी ना आपने सॉल्व करनी है, पूरी कंट्री की पॉवर्टी सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, मैक्रो। ऐसे आप प्रैक्टिकल आप सोच भी सकते हो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, पूरी कंट्री की हम सॉल्व करेंगे ना, अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन, अब एक गुड की इन्फ्लेशन थोड़ा ना हमने करने हैं, सारे गुड्स ही करने, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, तो ये सब सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओके। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, तो ये सब क्या है, ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, है ना। तो ये सब नोट करना आपने स्टूडेंट, यही आपसे पूछेंगे, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। चले और भी यहाँ पर देख लेते एग्जाम्पल्स। तो ये सब क्या है, जब हम पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो होता है। जब हम एक इंडिविजुअल इनकम, एक हाउस होल्ड, एक प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइक्रो बिहेवियर। समझ आ रहा है, इसको माइंड मैपिंग करना है, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमी एक्टिविटीज, जब हम कंजम्पशन, प्रोडक्शन करते हैं और हम मॉनेटरी टर्म्स में इंक्लूड करते हैं, ओके। इकोनॉमिक्स इट्स ऑल अबाउट मनी, ओके। तो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, तो जब गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, इकोनॉमी एक्टिविटीज़ करेंगे, ओके, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, देखिए प्रोडक्शन, एक्सचेंज या एक्सचेंज की जगह अगर डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा तो भी ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और हम कंजम्पशन करते हैं तो इन सभी को इंक्लूड करते हैं और इसी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, ओके। इन सब करने के बाद इनकम जनरेट होगा, कंजम्पशन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और इनकम जनरेट करेंगे और इसी को बोलते हैं इकोनॉमी एक्टिविटीज़। जब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर सब एक्सचेंज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर क्या है यहाँ पर, गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जब इकोनॉमी एक्टिविटीज़ करते हैं, किसके लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, तो वो क्या होता है, इकोनॉमी एक्टिविटीज़ हो गए स्टूडेंट, ओके। सिंपल था, राइट। तो आपसे पूछ सकते हैं इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में कौन कौन होते हैं, तो ये तीन ही होते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये चीज़ है, कीवर्ड्स आपने याद रखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। एक इकोनॉमी कैसा हो सकता है, उसका सिस्टम कैसा है, या तो वो मार्केट इकोनॉमी हो सकता है, या तो मिक्स्ड इकोनॉमी हो सकता है, या तो स्टेट इकोनॉमी हो सकता है। ये ना थोड़ा मॉडर्न वर्ड दिया हुआ है, ट्विस्ट किया है। अगर आपने मार्केट इकोनॉमी को क्या सुना होगा, ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना। अब यहाँ पर यूज़ किया जाता है मार्केट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी को आप कैसे सुना होगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसे सुना होगा। इसका मॉडर्न वर्जन स्टेट इकोनॉमी दे देते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके, जब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों होंगे, राइट, दोनों होंगे तो उसको मिक्स्ड बोलते हैं। फिर से बताती हूँ, यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी ध्यान से समझिएगा। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहाँ पर सिर्फ कंट्रोल मार्केट पर छोड़ दिया जाता है। मार्केट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ दिया जाता है कि जैसा डिमांड होगा वैसी सप्लाई होगी। मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो जब ठीक हो जाएगा तो उसको इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। तो वो क्या होता है, मार्केट। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो कि मार्केट पर छोड़ दिया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई, ओके। तो इसी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। स्टेट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहाँ पर एक अथॉरिटी डिसाइड करती है कि क्या डिमांड करना है और क्या सप्लाई करना है, ओके। तो वो होता है स्टेट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी।
ओके, ये कीवर्ड्स याद रखना है। जहाँ पर पहले मार्केट पर छोड़ दिया जाता है, ओके, लेकिन जैसे ही कंट्रोल नहीं हो रही है मार्केट पर, उस दौरान अथॉरिटी आ जाती हैं, उसी को मिक्स मतलब क्या होगा, दोनों का मिक्सचर, ऐसे याद रखिएगा, मिक्स्ड। तो यूएसए क्या है स्टूडेंट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। जो चाइना है वो क्या है, स्टेट इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, हमारा भारत, इंडिया, ओके, वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो यही सिस्टम है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, वैसे आपको इतना ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात करें, ओके, जहाँ पर फ्रीली बाय और सेल किया जाता है, मार्केट पर छोड़ दिया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। ये कौन है, ये है स्टूडेंट एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ मैं क्यों बता रही हूँ, अगर बाय चांस आपसे पूछते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं ना, तो वो फादर कौन है, फादर कौन होते हैं, जो कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स को लेके आते हैं, तो ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। लेकिन ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते थे, मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करते थे। बोलते थे कि गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए एक इकोनॉमी में, कौन कंट्रोल करेगा, मार्केट पे छोड़ दो, अपने आप डिमांड सप्लाई होगी, अपने आप प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड कर दिया जाएगा। तो जो एडम स्मिथ थे वो फादर ऑफ इकोनॉमी थे और वो कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी को फॉलो करते थे, राइट। ये नेक्स्ट इकोनॉमी है हमारे पास स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी जब सेंट्रल अथॉरिटी और बहुत इजी लैंग्वेज में देखें तो गवर्नमेंट पर छोड़ दिया जाता है, वो स्टेट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। कौन फॉलो करते थे, कार्ल मार्क्स, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते थे, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जब मार्केट इकोनॉमी और स्टेट इकोनॉमी दोनों होंगे, ठीक है। अच्छा, मार्केट को हम प्राइवेट भी बोल देते हैं, मार्केट को हम प्राइवेट भी बोल देते हैं और स्टेट को हम पब्लिक भी बोल देते हैं। इसको भी मैं आपको बताऊंगी प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जब दोनों कंबाइन करके इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमी में कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, तो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन फॉलो करते थे, याद रखना है तो रख लीजिएगा, केन्स एक इकोनॉमिस्ट थे, केन्स, वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते थे। बोलते कि अगर किसी इकोनॉमी को चलाना है तो गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है और गवर्नमेंट के बिना भी है, दोनों को। अगर मान लीजिए इकोनॉमी डाउन चली गई, जैसे कि कोविड-19 ले, तो उस दौरान इकोनॉमी बहुत डाउन थी, तो उस दौरान कौन ऊपर लेके आएगा इकोनॉमी को, गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट लेके आएंगी। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन ये बोलते थे, वही जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मीन्स क्लासिकल रहने दीजिए आप, एडम स्मिथ, वो क्या बोलते थे, गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, एक इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। ये है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यही थी हमारी 3। अब अगर आपसे पूछते तो इकोनॉमी में 3 क्वेश्चंस, अगर इकोनॉमी की बात करें तो 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके। व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करोगे, है ना, कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करोगे। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करोगे, है ना, मशीन से करोगे, लेबर से करोगे, और होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करोगे। तो व्हाट, हाउ एंड whom जब क्वेश्चन आता है, इसी को सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। तो 3 प्रॉब्लम, 3 ही होते हैं। अब बोलोगे हम 4 नहीं होते, नो, 3 ही होते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, कैपिटल से, मशीन से करना है, लेबर से करना है, किसके लिए करना है, ओके, रिच के लिए करना है, पुअर के लिए करना है, तो whom टू प्रोड्यूस। तो जब ये तीनों क्वेश्चन, जब ध्यान रखिएगा, जब तीनों क्वेश्चन
अथॉरिटी लेती हैं तो हम उसको सोशलिस्ट इकॉनमी बोलते हैं। जब मार्केट पर छोड़ दिया जाता है तो हम उसको कैपिटलिस्ट इकॉनमी, जब दोनों डिसाइड करते हैं तो मिक्स्ड इकॉनमी होती है। तो 3 क्वेश्चन को देखती हैं कि कौन लेगा, बेसिकली क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा, ठीक है। ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी होती है। फिर है स्टूडेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकॉनमी। सेक्टर ऑफ इंडियन इकॉनमी में क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफाई किया गया है इकॉनमी को। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ के बेसिस पर 3 सेक्टर हैं। 1 है प्राइमरी, अभी डिटेल में करेंगे, एक सेकेंडरी और तीसरा टर्शरी होता है। ये एक्टिविटीज़ जैसा आप काम कर रहे हो उसके बेसिस पर इकॉनमी को डिवाइड किया गया है। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब होता है हक, किसका हक है इकॉनमी पर, तो वो एक प्राइवेट होता है और एक पब्लिक होता है इकॉनमी। एक एक करके समझते हैं और ये आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, प्राइमरी में कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, सेकेंडरीज में कौन सी एक्टिविटीज़ होगी। ओके, ये है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर देखेंगे। ओके, प्राइमरी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। ओके, बिल्कुल डिपेंड होते हैं नेचुरल लैंड पर हम डिपेंड होते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये याद रखिएगा, जैसे कि हंटिंग कर लिया, गैदरिंग कर ली, फिशिंग कर लिया, फॉरेस्ट्री कर ली, एग्रीकल्चर कर लिया। एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटीज़ में आएगी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, ऐसे पूछ सकते हैं सवाल। तो जहाँ पर एग्रीकल्चर मतलब खेती करते हैं, प्लस एग्रीकल्चर के अलावा भी तो आजकल करते हैं जिसको अलाइड सेक्टर बोलते हैं, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें, एक्टिविटीज़ जैसे कि पशुपालन, लाइफ स्टॉक करते हैं काम, तो वो दोनों किस में आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोल लीजिए या फिर प्राइमरी सेक्टर बोल लीजिए। आया समझ? तो इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल्स नोट करें जहाँ पर अर्थ रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर को यूज़ करके हम एक्टिविटीज़ करते हैं। ओके, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होता है। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं ये नोट करना, ठीक है। तो सिंपल अगर हम देखें तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर प्लस अलाइड या लाइफ स्टॉक भी लिख सकते हैं, तो दोनों इंक्लूड होता है किसमें, प्राइमरी। लेकिन एग्रीकल्चर जो है अपना इंडिविजुअल है, तो एग्रीकल्चर नैरो कंसेप्ट है, प्राइमरी है ब्रॉड है। क्यों, प्राइमरी में एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर भी इंक्लूड होता है, ठीक है। दूसरा जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट, वो होती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़, मीन सेकेंडरी सेक्टर। इसमें क्या, जब हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस किया तो हम ऐसे ही खा लेंगे, गेहूं को ऐसे ही खा लेते हैं, नहीं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो जब मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो कौन सा सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कोई भी चीज़ की हम मैन्युफैक्चरिंग, और वो क्या होता है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। वैल्यूएबल मतलब खाने वाली, खाने लायक हो जाए, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, ओके, प्रोसेसिंग हो गया, क्योंकि प्रोसेस जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में प्रोसेस करते हैं तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। ये एग्जाम्पल्स आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्सरी एक्टिविटी। टर्सरी या इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ओके, सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जैसे ट्रेड कर लिया है ना, सर्विस बोलते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सर्विस सेक्टर में हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, तो कौन सी एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, टर्सरी सेक्टर कर रही हूँ। ओके, सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशंस फैसिलिटीज़, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टीचिंग होगी, डॉक्टर हो गया, ये सब क्या होते हैं, टर्सरी एक्टिविटीज़ में। तो एक आपको पूछेंगे कि क्या है ट्रांसपोर्ट, कौन सी में आएंगी, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में। तो आपको पता है, अभी हमने पढ़ा है, किस में आता है, टर्सरी एक्टिविटीज़ में। बहुत अच्छा, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अगर बात करें तो अभी सर्वे आया है स्टूडेंट, आपको पता है ना, बजट आता है, एक सर्वे आता है। जो सर्वे है वो प्रीवियस ईयर का होता है और जो बजट होता है वो कमिंग ईयर का होता है। तो सर्वे में ये सारे होते हैं कि कौन सा सेक्टर क्या कितना इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें वो 9.5% से इंक्रीज हो रहा है, जो कि पहले से बहुत अच्छा है। पहले अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो 2.1% है। ये करंट भी साथ साथ मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप। वही सर्विस सेक्टर का गिरा, यहाँ पर देखिए गिराव, मतलब कि यहाँ डाउन हुआ है। पहले 10% था तो अभी 7.6%। आपसे पूछेंगे कि सर्वे के अकॉर्डिंग सर्विस सेक्टर कितना ग्रोथ कर रहा है, तो 7.6%। इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना ग्रोथ कर रहा है, तो 9.5% है सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद अगर ये फाइनेंशियल ईयर भी याद करना है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, 23-24, क्योंकि एक साल पहले की सर्वे होती है। 23-24 फाइनेंशियल ईयर FY 2023 और 4 होता है। ओके, अगर फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो ये मिलियन टन्स में लिखा हुआ है, 328.9 मिलियन टन्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा कम हुआ है। पहले 29 था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, अब 28 हो गया है ना, तो हमें और इंक्रीज करना है इसको। तो ये हमने करंट भी देख लिया है, तो यहाँ पर स्टैटिक प्लस करंट दोनों को मैं इंक्लूड कर रही हूँ। अब स्टूडेंट, जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी देखते हैं तो वो तो सर्वे और बजट में आपको न्यूमेरिकल मॉनेटरी टर्म्स में दिखा जाता है। ओके, लेकिन एक और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आजकल एग्जाम्स में पूछने लग गए हैं। तो एक होता है क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ और एक होता है क्यूनरी एक्टिविटीज़। तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि नए टर्म्स हैं और नए टर्म्स एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर माइंड, मैं ऐसे बोलती हूँ, जिस सेक्टर में माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसको हम क्वार्टरनरी सेक्टर बोलते हैं। माइंड कहाँ पर ज़्यादा होता है, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, इसरो हमारा सेक्टर, ठीक है, कंसल्टिंग करते हैं, फाइनेंशियल सेबी सेक्टर, एजुकेशन, है ना, तो ये सारा क्या होता है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ होती हैं। रिसर्च R&D पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसको भी नोट करेंगे। नेक्स्ट सेक्टर हम देखेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटीज़ दैट इज़ क्यूनरी एक्टिविटीज़। क्यूनरी एक्टिविटीज़ से याद रखेंगे जहाँ पर जो डिसीज़न मेकिंग लेता है, जहाँ पर डिसीज़न मेकिंग पावर या डिसीज़न जो लेता है उसको क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट हो गया, मीडिया हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो क्या है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़, जहाँ पर डिसीज़न मेकिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीज़न मेकिंग, हमारी सरकार डिसीज़न लेती हैं। तो गवर्नमेंट किस सेक्टर में आएगा, क्यूनरी एक्टिविटीज़ में, राइट, ये है। तो ये क्वार्टरनरी भी होता है, क्यूनरी, बट ये बजट में आपको दिखा, GVA के फॉर्म में। GVA क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, ये हम नेशनल इनकम में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज जहाँ पर सिस्टमेटिक चीज़ें होती हैं, अनऑर्गेनाइज जहाँ पर सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं होती हैं। इसको फॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोल देंगे, इनफॉर्मल सेक्टर। ओके, इनफॉर्मल सेक्टर, यही बात है। इसको भी देख लेते हैं क्या होता है स्टूडेंट। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर बिजनेस और जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं रिकॉग्नाइज और रेगुलेटेड। ओके, रिकॉग्नाइज मतलब गवर्नमेंट के पास डाटा होता है और पता होता है कि ये सेक्टर है ना, पता होता है कि इस जगह पर ये सेक्टर, ये इंडस्ट्रीज़ है, गवर्नमेंट के पास पूरी डाटा होती हैं। और अगर वॉयलेट होता है रूल्स रेगुलेशंस तो वहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ रेगुलेट करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ये है, जैसे कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर होते हैं, कोई भी कंपनी है तो रजिस्टर होती है, इट मीन्स गवर्नमेंट के पास उसका डाटा आ गया, उसकी कितनी प्रॉफिट, कितना लॉस हो रहा है, और गवर्नमेंट को वो टैक्स भी पे करता है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइज हो गया। गवर्नमेंट एजेंसीज और लीगल रिक्वायरमेंट होती है ताकि लीगली वो रजिस्टर होते हैं, प्लस रेगुलेशन होती है। अगर वहाँ पर लोग कोई काम कर रहे हैं और उनके जो रूल्स को या राइट्स को वॉयलेट किया गया तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलती हैं, तो पनिश करती हैं गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है,
कैसे करना है काम, प्रॉपर डिफाइंड होती हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज बेनिफिट मतलब सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट मीन्स पेंशन भी मिलता है, ठीक है, ये है। एग्जाम्पल है, यस एग्जाम्पल जैसे लार्ज कंपनीज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स कौन सी होती है, जैसे महारत्नास, नवरत्नास, मिनी रत्नास, है ना, तो वो सब क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ये सब क्या होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, और इसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर, और नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब चलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी पढ़ लेते हैं, जहाँ पर वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है, रजिस्टर्ड नहीं होता है, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फॉल्ट, ठीक है। ना ही गवर्नमेंट के पास डाटा होता है, ना ही रेगुलेटेड होता है, उसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, मिनिमम रेगुलेशन होता है। अगर किसी राइट्स को, किसी भी एम्प्लॉयज़ की राइट्स को क्या हुआ, वॉयलेट किया गया, तो कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल भी क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉपर वे से डिसाइड नहीं होता क्या काम करना है। एम्प्लॉयज़ की कंडीशन, नो पेंशन, नो सोशल सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं मिलता है। एग्जाम्पल जैसे कि कैजुअल लेबर, कैजुअल मतलब कि आज काम मिला कल नहीं मिला, जिसको टेम्परेरी वर्कर बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल हो गए क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं होते, बस छोटे छोटे वेंडर्स हो गए, ओके ये हो गया। इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ पर प्रॉपर डिफाइन नहीं है, गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है, सोशल सिक्योरिटीज़ नहीं मिल रही, इसी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। जैसे गांव में दुकान हो गया, वो कहीं रजिस्टर नहीं होता, कहीं जीएसटी पे नहीं करता, आज वो यहाँ है तो कल वो कहीं और रहेगा। वेंडर हो गया, ठेले वाला बोल देता है उसको, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। समझ आ रहा है स्टूडेंट, बहुत सिंपल से मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के जगह प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर भी होती हैं। ऑनरशिप मतलब कोई भी कंपनी है उस पर किसका कंट्रोल है ना, तो एक प्राइवेट सेक्टर होता है और एक पब्लिक सेक्टर होता है। प्राइवेट क्या होगा, कोई भी इंडिविजुअल या दो लोग पार्टनरशिप में एक कंपनी को ऑन कर रहे हैं, ऑन मतलब उस पर हक है उनका, तो प्राइवेट सेक्टर होते हैं। द बेसिक डिफरेंस प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में ये होता है स्टूडेंट कि प्राइवेट सेक्टर वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे, किसके लिए काम करेंगे, प्रॉफिट, मतलब कि उनको प्रॉफिट चाहिए तो वहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ से उनको ज़्यादा, जितना उनका कॉस्ट नहीं लग रहा उतना उनका इनकम आना चाहिए, राइट, ये है। तो प्राइवेट सेक्टर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको एक इंडिविजुअल और प्राइवेट एंटिटी जो है वो ऑन करती हैं, नॉट बाय गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा, नॉट बाय गवर्नमेंट। ऑनरशिप किसकी होती है, प्राइवेट ऑन होता है, कोई भी होगा, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वो अपनी इंडस्ट्रीज वहीं पर इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ से प्रॉफिट आएगा उनको। डाइवर्स इंडस्ट्रीज होते हैं, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, रिटेल, ये सारे हो गए। कंपटीशन बहुत होता है ना, कंपटीशन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ओके ये है। इनोवेशंस करते हैं, R&D ये बहुत करते हैं क्योंकि क्वालिटी इनकी ज़्यादा होती है, कंपटीशन है तो क्वालिटी तो अच्छी होगी। रेगुलेशन होता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जैसे एप्पल हो गया, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, है ना, इतनी सारी कंपनी, नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, वो सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर। अंबानी हो गया, प्राइवेट सेक्टर, है ना, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, प्राइवेट सेक्टर है। चलिए, कोई पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जहाँ पर पब्लिक क्या है, पब्लिक की प्रॉपर्टीज़ है ना। हम अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि पब्लिक है, लेकिन पब्लिक के बिहार पर कौन काम करता है, गवर्नमेंट करता है, इसीलिए हम पब्लिक सेक्टर बोल देते हैं। तो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर इकॉनमी ऑन, जो इकॉनमी है ऑन और ऑपरेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय द प्राइवेट एंटिटीज, ओके ये है। जैसे कि गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज कौन देता है, गवर्नमेंट। लेकिन ये कौन से सेक्टर होते हैं जो कि वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो आप बोलोगे मैम ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हक किसका होता है? ऑनरशिप कौन करता है? कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो पंचायत हो गया लोकल, स्टेट हो गया, या नेशनल मतलब सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट हो। पर्पस क्या होता है कि वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। ओके, फंडेड बाय गवर्नमेंट होते हैं, टैक्स पेयर। अच्छा, फंड कहाँ से लाते हैं? टैक्स पे करता है, उसी से तो उनकी कंपनी चलती है। इनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर। इसी में आ जाते हैं महारत्नास, नवरत्नास। ओके, ये है। ओके स्टूडेंट, रेगुलेशंस, गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, क्या उसमें पॉलिसीज लाना है, क्या रेगुलेशंस लाना है, कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है, यही है। और इसी को जब प्राइवेट को बेच दिया जाता है, अगर जो पीएसयूज हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन। राइट, ये है। समझ आ गया स्टूडेंट? तो यहीं पर आपका पहला जो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी अच्छे से मैंने आपको समझाया, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। राइट, बहुत लैंग्वेज, और ऐसे ही आपके छोटे छोटे से सवाल बनते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में सभी का आना चाहिए स्टूडेंट। ओके, ये है। तो देखिए, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोटेड एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ रूरल, अर्बन, प्राइवेट, पब्लिक, हैवी, स्मॉल, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। ABCD क्या आंसर होगा? ओके, आंसर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, तो स्टूडेंट फिर से आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप SSC CGL कोई भी आप SSC के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी लेक्चर आएंगे आप तक पहुँचे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। प्लस अगर आपको कोर्स बाय करना है तो आप कोर्स बाय कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।